YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट, किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात रंजन की। 1950 और 60 के दशक की मारधाड़ वाली यानी स्टंट फिल्मों के हीरो, जिनकी तलवार फिल्म के पर्दे पर बिजली की तरह चमकती थी और इस कदर चमकती थी कि उनके नाम के साथ ही जुड़ गया था तलवारबाज रंजन। लेकिन रंजन केवल अभिनेता या तलवारबाज ही नहीं थे, वो एक बहुमुखी प्रतिभा थे। वो शास्त्रीय गायक थे, शास्त्रीय नर्तक थे, एक उत्कृष्ट वायलिन वादक थे, वो लेखक थे, संपादक थे और जादूगरी का शौक भी रखते थे। रंजन का असली नाम था रामनारायण वेंकटरामन्ना शर्मा। उनका जन्म 2 मार्च 1918 को मद्रास यानी आज के तमिलनाडु के मायलापुर में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि मूल रूप से ये परिवार श्रीरंगम का रहने वाला था। 10 भाई बहनों में रंजन चौथे नंबर पर थे। उनके पिता RN शर्मा अत्यंत अनुशासन प्रिय थे और चाहते थे कि रंजन आगे चलकर संगीत के क्षेत्र में नाम कमाए, और इसीलिए रंजन को उन्होंने 7 साल की उम्र से वायलिन सिखाना शुरू कर दिया था। साथ ही वो उन्हें कथकली और भरतनाट्यम की शिक्षा भी दिलाने लगे थे। रंजन ने लगातार 7 सालों तक सुबह 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक संगीत नृत्य का अभ्यास किया और इसके साथ ही स्कूली पढ़ाई भी की। 16 साल की उम्र में उन्होंने संगीत में डिप्लोमा लेकर लॉयोला कॉलेज में दाखिला लिया और फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने M.Litt की डिग्री ली। स्कूल कॉलेज के नाटकों में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और फिर नाटकों के जरिए ही उनकी एंट्री फिल्मों में भी हो गई थी। रंजन की डेब्यू फिल्म थी साल 1941 की तमिल भाषा की अशोक कुमार, जिसमें उन्होंने भगवान बुद्ध का रोल किया था। हालांकि इस फिल्म में उनका एक भी डायलॉग नहीं था। फिल्म अशोक कुमार हिट रही और रंजन को उनकी अगली तमिल फिल्म ऋष्य श्रृंगार मिल गई। ये फिल्म भी 1941 में ही रिलीज हुई थी और रंजन ने इसमें टाइटल रोल किया था। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट थी वैजयंती माला की मां वसुंधरा देवी। इनके अलावा रंजन ने 2 और तमिल फिल्मों में काम किया था और तब रंजन का परिचय हुआ जेमिनी स्टूडियो के मालिक प्रोड्यूसर डायरेक्टर S.S. वासन से, जिन्होंने रंजन को साल 1948 की फिल्म चंद्रलेखा के लिए साइन कर लिया। चंद्रलेखा एक बिग बजट बाइलिंगुअल फिल्म थी जो तमिल के साथ साथ हिंदी में भी बनी थी। रंजन इस फिल्म में न सिर्फ विलेन थे बल्कि फिल्म के उस मशहूर नगाड़ा डांस की कोरियोग्राफी भी उन्होंने ही की थी, जिसमें डांसर्स बड़े बड़े नगाड़ों के ऊपर डांस करते हैं। इस फिल्म के लिए S.S. वासन ने रंजन को तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई थी, जिसमें आगे चलकर रंजन माहिर हो गए थे। करियर के शुरुआती दौर में फिल्म के क्रेडिट्स में उनका नाम रंजन नहीं बल्कि R. रमणी BA दिया गया था। दरअसल 3 बेटों के बाद माता पिता को उम्मीद थी कि अब घर में बेटी आएगी और इसीलिए उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि बेटी का नाम वो रमणी रखेंगे। लेकिन चौथा भी बेटा ही हुआ यानी रंजन, और माता पिता की उम्मीद और योजना धरी रह गई थी। 1940 के ही दशक में रंजन ने एक संगीत और नृत्य विद्यालय की नींव रखी और एक आर्ट मैगजीन नाट्यम का संपादन भी किया। साल 1950-51 में उनके नाम पर न्यूयॉर्क के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के द्वारा रॉकफेलर फेलोशिप स्पॉन्सर की गई। फिल्म चंद्रलेखा की जबरदस्त सफलता ने तमिल और हिंदी दोनों ही भाषाओं की फिल्मों में रंजन का अपना एक अलग दर्शक वर्ग तैयार कर दिया था, जो रंजन की तलवारबाजी का दीवाना था। इसके बाद उन्होंने वासन की निशान और मंगला जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया और फिर साल 1951 में बेहतर भविष्य की तमन्ना लिए मद्रास से मुंबई शिफ्ट हो गए। रंजन की तलवारबाजी से स्टंट फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत प्रभावित थे, इसलिए मुंबई में रंजन को फिल्में मिलने में समय नहीं लगा। साल 1952 में रंजन की हिंदी फिल्में शिनशिना की बुबलाबू, निशान डंका, सिंदबाद द सेलर, बगदाद और काफिला रिलीज हुई और बहुत पसंद की गई। और फिर
1950 के दशक में शहंशाह, बागी, शाही मेहमान, राज दरबार, परिस्तान, ताजपोशी, बागी सिपाही, मदारी से लेकर 1960 के दशक की एयरमेल, फ्लाइट टू असम, जादू नगरी, सखी रॉबिन जैसी फिल्में वो करते चले गए। उस दौरान उन पर पिक्चराइज हुए दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है, तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए, अदा से झूमते हुए, दिलों को चूमते हुए, ये कौन मुस्कुरा दिया, जरा इधर तो आ मतवाली, अलबेली नखरे वाली, पलट तेरा ध्यान किधर है, और शाम सुहानी नदी किनारे, मचलने लगे आज अरमा हमारे जैसे कई गीत हिट रहे। लेकिन रंजन का करियर 1960 के दशक में तेजी से ढलने लगा था। उनकी बतौर हीरो आखिरी फिल्म साल 1966 की प्रोफेसर एक्स थी, जिसके बाद वो 1970 के दशक की मुनीम जी, सबक, चोर चोर, इश्क इश्क इश्क, चैताली, जान हाजिर है, जाने मन, फकीरा, बुलेट, डार्लिंग डार्लिंग और राम बलराम जैसी फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स में नजर आए। रंजन ने फिल्मिस्तान के बैनर की साल 1955 की फिल्म मुनीम जी की कहानी भी लिखी थी। इस फिल्म के मेन लीड में थे देवानंद और नलिनी जयवंत। अक्सर कहा जाता है कि रंजन एक ट्रेन पायलट थे। उन्होंने एक टाइगर माउथ हवाई जहाज भी खरीदा था और उस जहाज को खुद ही उड़ाकर वो शूटिंग पर जाते थे। जहाज खरीदने तक की बात तो समझ आती है, लेकिन जहाज से शूटिंग पर जाना, और वो भी तब कि जिस तरह की फिल्में यानी स्टंट फिल्में वो करते थे, उनकी शूटिंग या तो शहर से दूर किसी सुनसान इलाके में, जंगल में, पहाड़ियों पर होती थी, या फिर मुंबई के अंदर ही किसी स्टूडियो में। तो सवाल ये कि वो जहाज को लैंड कहां करते होंगे। कहते हैं फिल्मी दुनिया में रोल्स रॉयस कार खरीदने वाले पहले हीरो भी रंजन ही थे। रंजन ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी साल 1942 में डॉक्टर कमला देवी से हुई थी, जो एक क्लासिकल डांसर थी। लेकिन कुछ ही समय बाद रंजन का उनसे तलाक हो गया था। रंजन की दूसरी पत्नी मुस्लिम थी, जिन्हें शादी के बाद नया नाम दिया गया था, लक्ष्मी। दोनों ही शादियों से रंजन की कोई संतान नहीं थी। 1970 के दशक में रंजन का झुकाव तंत्र मंत्र की तरफ होने लगा था। वो अपना ज्यादातर समय तांत्रिक क्रियाओं में बिताने लगे थे। उनके बारे में मैंने 1980 के दशक में किसी पत्रिका में पढ़ा था कि वो, जहां तक मुझे याद है, पाली हिल से सटे हुए यूनियन पार्क में कहीं रहते थे और अक्सर आधी रात को हाथों में इंसानी खोपड़ियां उठाए अर्धनग्नावस्था में अपनी बालकनी में खड़े होकर मंत्रोच्चार करते नजर आते थे। उस वक्त वो एकटक आसमान की तरफ घूर रहे होते थे। उनके दोस्त, पड़ोसी सब उनसे डरने लगे थे और फिर धीरे धीरे रंजन की दिमागी हालत बिगड़ती चली गई थी। ऐसे में उन्हें पहले मद्रास ले जाया गया, जहां उनका इलाज कराया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया, जहां न्यूयॉर्क के एक होटल में 12 सितंबर 1983 को मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। उस वक्त उनकी उम्र 65 साल थी। लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर एक थ्योरी और भी है, जो कहती है कि उनकी मौत का कारण उनके द्वारा की जाने वाली तांत्रिक क्रियाओं का दुष्परिणाम था और वो अदृश्य शक्तियों के शिकार हुए थे। कुछ ऐसी ही थ्योरी देश के सबसे बड़े और मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की 7 जुलाई 2016 को हुई मृत्यु के साथ भी जोड़ी गई। नौजवान गौरव तिवारी की मृत्यु का असली कारण भी एक रहस्य ही बना हुआ है और कहा जाता है वो भी अदृश्य शक्तियों का शिकार हुए थे। ये थी कहानी 1950 और 60 के दशक के हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता तलवारबाज रंजन की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 24 की, जिसमें होंगे बीते दौर के मशहूर खलनायक हीरालाल। तो देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।